Welcome student, welcome to the session number 11. In the session number 11 we are going to discuss about the string and the structure. Here we discuss about the string function, structure, declaration of the structure and array and union. Firstly we are discuss about the string. What is the string? String is the sequence of character which is called as a string. Means यहाँ पर स्ट्रिंग नाम का कोई भी डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप स्ट्रिंग को ट्रीट करना चाहते हो तो कैसे बनाएंगे? अगर आपके पास सिंपल सा एक करेक्टर है तो एक करेक्टर आपका सिंपल सा करेक्टर ट्रीट होगा, लेकिन अगर आपके पास मोर देन वन करेक्टर है तो जब सारे करेक्टर को एक साथ कंबाइन कर देंगे तो वो करेक्टर हमारा क्या कहलाने लगता है कि स्ट्रिंग कहलाने लगता है कि ये करेक्टर आपका स्ट्रिंग बन चुका है। स्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग सी रिप्रेजेंटेड बाय द एरे ऑफ द करेक्टर। मीन्स अगर आप एरे करेक्टर डेटा टाइप का एरे क्रिएट करते हैं तो वो करेक्टर डेटा टाइप का एरे आपका एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होने लगता है। ठीक है, द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज मार्क्ड विद द स्पेशल करेक्टर दैट इज कॉल्ड नल करेक्टर। ठीक है, जब हम स्ट्रिंग को टर्मिनेट करते हैं तो टर्मिनेट करने के साथ साथ हमारे पास एक स्पेशल करेक्टर ट्रीट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं नल करेक्टर, और उस नल करेक्टर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं कि मीन्स हमारे पास ये स्ट्रिंग टर्मिनेट हो चुकी है। अब इस स्ट्रिंग के बाद, इस करेक्टर के बाद फर्दर कोई भी करेक्टर नहीं है रिलेटेड टू स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रिंग हेलो इज स्टोर्ड इन द करेक्टर एरे मैसेज एज फॉलोज। देखिए कैसे, यहाँ पर मैसेज 0 पे, MSG 0 पे H, MSG 1 पे E, MSG 2 पे L, MSG 3 पे L, MSG 4 पे O and MSG 5 पे \0। here \0 is denoted as a null character। ठीक है, द null character written in the escape sequence \0। ठीक है, मीन्स हम एरे करेक्टर एरे के हर एक लोकेशन पे, पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या करते हैं, स्ट्रिंग का हर एक करेक्टर को क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। अगर हम बाय द वे इसको अगर एक्सेस करना चाहें तो अगर इस फॉर्मेट करेक्टर सी के थ्रू एक्सेस करेंगे तो हमारे पास एक एक स्ट्रिंग आएगी, लेकिन अगर यही एरे हम फॉर्मेट करेक्टर %s के साथ यूज़ करेंगे तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग हमारे साथ एक ही साथ अवेलेबल हो जाएगा। अब हमारे पास देखते हैं कि कुछ प्री डिफाइंड सी में फंक्शंस होते हैं जो फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास फंक्शन है strlen, मीन्स रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सिंटैक्स strlen ऑप्शन एज ए आर्गूमेंट मैंने ptr को, मीन्स जो भी हमारे पास लेंथ थी, स्ट्रिंग थी, उसको मैंने पास कर दिया। इसके बाद सेकंड है str copy, cpy, मीन्स इट्स कॉपी द वन स्ट्रिंग टू द अनदर। मीन्स ये हमारा फंक्शन क्या करता है कि एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर देगा। जैसे मैंने एज ए सिंटैक्स दिया है str cpy string 1 and comma string str2, मीन्स द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग 1 मीन्स str1 इज कॉपीड इनटू द str2, मीन्स str2 में जो भी वैल्यू आएगी वो str1 की जस्ट डुप्लीकेट कॉपी होगी। इसके बाद हमारे पास है strcat, मीन्स यूज टू कनकरेनेट स्ट्रिंग। ये हमारे पास strcat फंक्शन जो होता है ये हमारे स्ट्रिंग को कनकरेनेट करने का काम करता है। strcat के थ्रू ptr1 हमारे पास फर्स्ट स्ट्रिंग है एंड ptr2 हमारे पास सेकंड स्ट्रिंग है। तो जब ये कैट कनकरेट करेगा तो ptr1 प्लस ptr2 इज स्टोर्ड इनटू द ptr1, मीन्स दोनों वैल्यू को ऐड करेगा और ऐड करने के बाद फर्दर ptr1 जो भी हमारे पास फर्स्ट स्ट्रिंग होगी, फर्स्ट स्ट्रिंग में रिजल्टेंट वैल्यू को स्टोर कर देगा। strcmp मीन्स यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग, इट इज यूज टू कंपेयर फर्स्ट वैल्यू एंड देन सेकंड वैल्यू। इफ फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू सेकंड वैल्यू देन इट रिटर्न ट्रू, इफ फर्स्ट वैल्यू इज डिफरेंट टू द सेकंड वैल्यू देन इट्स रिटर्न्स फॉल्स। मीन्स हमारे पास अगर पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से डिफरेंट है तो फॉल्स रिटर्न होगा, अगर पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से हमारी इक्वल है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। इसके बाद अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप अंडर ए सिंगल नेम, इट इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्ट कीवर्ड। अब देखते हैं, सबसे पहले देखें कि स्ट्रक्चर कीवर्ड की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। अभी मैंने पढ़ा कि हमारे पास एक एरे डेटा टाइप है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम मोर देन वन एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी, प्रॉब्लम कि we can store more than one element but we can't store the different type of element, means you can store only the same type of the data in the array, but if you want to store the different type of data in the array it is not possible. So resolve this problem, solve this problem, we can use the structure data type for storing the different data type member या data type element within the under a single name। ठीक है,
स्ट्रक्चर कीवर्ड को यूज स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हमने क्या यूज करते हैं कि स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद हम वी कैन डिफाइन द डेटा मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर. जस्ट सी हियर the syntax of the structure. Struct, after that the structure name and the data member 1, data member 2, data member n means number of data member which you want to store, and the variable of the type structure. अगर आप ये चाहते हैं कि हम इस वेरिएबल का क्या स्ट्रक्चर का कोई वेरिएबल क्रिएट करना चाहें तो आप सेमीकोलन के करली ब्रेसेस के बाद आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं. Just see the example here. Struct is the structure keyword and student is the name of the structure. Here we can store character name 20 means you can store the name of maximum length 20 and you can store the id as integer type. And here s1 st1 is the variable of the type structure. You can say that the structure is the data type and s1 is the variable of the structure, st1 is variable of the structure data type. ठीक है. इसके बाद स्ट्रक्चर यूजिंग एरे. हम स्ट्रक्चर का एरे कैसे क्रिएट करेंगे. स्ट्रक्चर वी कैन से दैट द स्ट्रक्चर इज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. मीन्स अगर ये हमारे पास डेटा टाइप है तो डेटा टाइप का हम एरे भी क्रिएट कर सकते हैं. तो वी कैन आल्सो क्रिएट द एरे ऑफ द स्ट्रक्चर डेटा टाइप. मीन्स जस्ट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर नेम एंड आल्सो प्रोवाइड द नेम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे. ठीक है. जैसे मैंने किया S1, इसके बाद मैंने यहाँ पर बताया कि 5 मीन्स ये एरे टाइप के 5 एरे को क्रिएट स्ट्रक्चर टाइप के 5 एलिमेंट को क्रिएट करेगा. मीन्स हम 5 डिफरेंट टाइप के नेम, डिफरेंट टाइप के रोल नंबर को हम एरे के स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकते हैं. एक्सेसिंग मेंबर. जब हमारे पास एरे स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया, स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद हाउ वी कैन एक्सेस द मेंबर. मैंने वेरिएबल तो क्रिएट कर दिया लेकिन इसके मेंबर को कैसे एक्सेस करें. यूजर कैन एक्सेस मेंबर नेम ऑफ द स्ट्रक्चर स्टूडेंट टाइप बाय the dot operator. Means s1 st1 dot name. Means if you create the variable of the structure type, you can access the member of the structure by using the dot operator. Assume that s1 is the pointer. If you create the pointer of the structure variable, so you can use the arrow operator. Means you can access the data member of the structure by using the arrow. Just the st1 इसके बाद माइनस एंड ग्रेटर देन दिस डिनोट द एरो ऑपरेटर एंड द नेम. मीन्स यू कैन एक्सेस द नेम बाय यूजिंग द एरो ऑपरेटर. दिस इज देयर आर द 2 मेथड फॉर एक्सेसिंग द स्ट्रक्चर मेंबर इन द प्रोग्राम. नेक्स्ट पॉइंट इज द यूनियन. व्हाट इज द यूनियन इन द डेटा इन द स्ट्रक्चर. सोच करिए अगर मैंने बोला कि स्ट्रक्चर इज द डेटा टाइप, तो व्हाट इज द साइज ऑफ द डेटा टाइप. अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि जब भी कोई भी डेटा टाइप क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले इसका क्या होता है कि कितने बाइट मेमोरी एलोकेट करेगा इन द रैम में, प्रोग्राम सिस्टम में. तो हमारे पास अगर ये स्ट्रक्चर एक डेटा टाइप है तो इसका भी अपना क्या होगा, मेमोरी स्ट्रक्चर होगा कि कितने नंबर ऑफ बाइट को मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है. इसी के साथ साथ क्या करता है, जब हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद अब अगर मुझे इसकी साइज़ कैलकुलेट करनी होगी तो हम साइज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो फर्स्ट देखेंगे कि हमारे पास इसमें मेंबर्स कितने हैं. मीन्स here there is the character name and it's contain 20 byte. Means one character contain 1 byte and 20 character contain 20 byte. Here is the integer member which contains 2 byte. Means the total byte occupied by the structure data type is 20 plus 2 is equal to 22 bytes. Means the total size of the structure is 22. Means the size of the structure is depend on the number of element in the structure is defined. इसके बाद हम देखते हैं कि यूनियन क्या है. टू मैनिपुलेट डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा इन द सिंगल एरिया ऑफ द स्टोरेज. मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर में क्या किया था कि जितने भी डेटा टाइप थे, जितने भी एलिमेंट थे, सारे के सारे एलिमेंट क्या किए थे, क्रिएट कर लिए थे. सारे के सारे एलिमेंट के लिए मैंने इनिशियलाइज कर लिया था, मेमोरी इनिशियलाइज हो गई थी. लेकिन अब ये भी पॉसिबल है कि सारे के सारे मेमोरी हमारे पास यूज हो, या ये भी इट इज़ पॉसिबल कि सारे के सारे मेम्बर हमारे पास यूज एट ए टाइम ना हो रहे हैं, विदाउट एम्बेडिंग एनी मशीन डिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन इन द प्रोग्राम. मीन्स क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी प्रोग्राम में, जो भी प्रोग्राम मैंने बनाया उस प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकते, मेमोरी एक्सेसिबल नहीं हो सकते. ठीक है. तो यूनियन हमारे पास स्ट्रक्चर का एक डिफरेंस सेम टाइप होता है कि बस कोई डिफरेंस इतना है कि एट ए टाइम में स्ट्रक्चर में हमारे पास एक सिंगल एरिया लोकेशन होता है कि जिसके थ्रू मैं एट ए टाइम केवल एक ही मेंबर को एक्सेस कर सकता हूँ, दूसरे मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता. सेकंड थिंग,
कि जब हम यूनियन क्रिएट करते हैं तो हमारे पास सेम चीज़ आता है कि हम यूनियन टाइप का हम क्या करते हैं, जहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर यूज़ किया था बस वहाँ पर क्या यूज़ कर लेंगे, यूनियन कीवर्ड। इसके बाद बाकी द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर द सेम एज द स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि हाउ वी कैलकुलेट द साइज ऑफ यूनियन। ठीक है, जब हमारे पास यूनियन के साइज़ की बात आती है कि हम कैसे यूनियन का साइज़ कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए आता है कि हमारे पास जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है, जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट यूनियन में है, उसको कैसे बताएंगे कि हमारे पास ये एलिमेंट सबसे हाईएस्ट है, सबसे बड़ा एलिमेंट यही है। उसको बताने के लिए फाइंड आउट करेंगे कि होल प्रोग्राम में, होल कोड में सबसे लार्जेस्ट साइज एलिमेंट कौन सा है। जैसे अगर आप यहाँ देखिए तो यहाँ पर मैंने 3 एलिमेंट करके, एक इंटीजर, एक फ्लोट और एक करेक्टर है, लेकिन इन तीनों एलिमेंट्स में सबसे जो लार्जेस्ट साइज एलिमेंट है, वो सबसे लार्जेस्ट साइज एलिमेंट कौन सा है, फ्लोट। मीन्स इंटीजर कैन स्टोर 2 वैल्यू, करेक्टर कैन स्टोर 1 बाइट एंड फ्लोट कैन स्टोर 4 बाइट एलिमेंट्स। ठीक है, तो मीन्स द साइज ऑफ द यूनियन इज द maximum size of the element in the union. Here is the maximum size of element is the 4, so the size of the union is 4. So write a program to of structure to point 10 record of student. Write a program to input a string, print the length of the string. अब हम आपको दिखाते हैं कि प्रोग्रामिंग के थ्रू कि कैसे हम स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे, कैसे स्ट्रक्चर को एक्सेस करेंगे बाय यूजिंग द प्रोग्राम। अब हम यहाँ पर ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मैंने यहाँ से कोड ओपन किया। अब इस कोड ओपन में मैंने दोनों फाइल को इंक्लूड कर लिया, stdio conio। ये फाइल इंक्लूड करने के बाद अब मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर क्रिएट किया। यहाँ पर स्ट्रक्चर का नेम मैंने क्या दिया, स्टूडेंट। स्टूडेंट देने के बाद अब यहाँ पर जो मैंने इसका डेटा मेंबर बताया, डेटा मेंबर हमारे पास है रोल नंबर, करेक्टर नेम, और इसकी साइज जो थी हमारी 40 बाइट एंड फ्लोट परसेंटेज। ठीक है, ये मैंने 3 टाइप इसको बताया। ये बताने के बाद अब यहाँ पर मैंने डिस्कस किया कि अब हमने स्ट्रक्चर ये बता दिया कि अब हम कैसे स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करें। मुझे क्या करना है, स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करना से। यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि अगर आप चाहो कि इस स्ट्रक्चर का नेम भी अगर आप डिफरेंट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, नेम इसको चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, मैं स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट किया, इसी के साथ साथ इसका नेम एज ए वेरिएबल फिर क्रिएट कर लिया st1। ठीक है, अब सबसे पहले चेक करते हैं कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ द st1 स्ट्रक्चर 1। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया, प्रिंट किया, प्रिंट ऑफ साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज %d एंड साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पर किया साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट। स्ट्रक्ट स्टूडेंट की साइज पता करने के बाद मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया, 0 एरर 0 वार्निंग। इसके बाद मैंने प्रोग्राम को रन किया। व्हाट इज द साइज, द साइज ऑफ द एरे इज स्ट्रक्चर ऑफ साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज 46। हाउ वी कैलकुलेट द 46, देखिए 40 इज द कैरेक्टर साइज, 2 इज द इंटीजर साइज एंड 4 इज द float size। means 40 plus 4 plus 2 means 4 plus 2 6, 6 plus 40 is equal to 46। means the total size of the structure is the total number of element in the structure। means जितने भी स्ट्रक्चर हमने एलिमेंट क्रिएट किए, हर एलिमेंट की साइज अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वही साइज हमारी क्या होती है, स्ट्रक्चर की साइज बन जाती है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर के वैल्यू असाइन करते हैं। ये तो मेरा साइज का था। अब मैंने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को वैल्यू असाइन किया। वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, st1 डॉट रोल इज इक्वल टू 1002, st1 डॉट परसेंटेज इज इक्वल टू 76.16,
इसके बाद थर्ड थिंग्स, जब हम स्ट्रिंग नेम क्रिएट करते हैं, नेम हम डायरेक्टली st1 डॉट नेम इज इक्वल टू अमित सिंह, ये नहीं लिख सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम डायरेक्टली किसी भी वेरिएबल में स्ट्रिंग को असाइन नहीं कर सकते। जब भी अगर मुझे स्ट्रिंग को असाइन करना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, इस फंक्शन को यूज करेंगे, इसके बाद हम वैल्यू को असाइन करेंगे। यहाँ पर एक नाम का फंक्शन है strcpy, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन क्या करता है, हमारी वैल्यू को असाइन कर देगा स्ट्रिंग में। ठीक, स्ट्रिंग में वैल्यू असाइन किया, लेकिन जब हम strcp फंक्शन यूज करेंगे तो इस फंक्शन के लिए एक फ़ाइल हमारे पास रिक्वायर्ड होती है, हेडर फाइल string.h। इस फाइल को हमें इंक्लूड करना होगा ताकि हमारे पास इस फंक्शन की डिफिनीशन अवेलेबल हो सके। अब फर्दर हम क्या करेंगे, अब मैसेज डिस्प्ले करेंगे। रोल नंबर %d st1 डॉट रोल, मैंने रोल नंबर डिस्प्ले किया। इसके बाद printf नेम ऑफ स्टूडेंट, या सिर्फ आप नेम डिस्प्ले कर लो, नेम %s यूज किया। इसके बाद st1 डॉट नेम। ठीक है, थर्ड थिंग्स printf परसेंटेज डिस्प्ले किया। इसके बाद %f एंड st1 डॉट per। ठीक है, ये मैंने कोडिंग किया। अब इस कोडिंग के थ्रू देखिए क्या होगा, जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो st1 नाम का हमारे पास वेरिएबल था। इस वेरिएबल के थ्रू इसने क्या किया, रोल नंबर एक्सेस किया, वेरिएबल के थ्रू नेम एक्सेस किया। यहाँ पर देखिए मैंने %s यूज़ किया क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, पूरा पूरा होल स्ट्रिंग चाहिए थे जो मैंने नेम में किया। इसलिए देखिए यहाँ पर मैं जब इसको डिस्प्ले किया तो यहाँ पर इसको इंडेक्स नहीं बताया। जैसे ये s यूज़ करेंगे फॉर्मेट करेक्टर %s, ये ट्रीट कर लेगा कि होल प्रोग्राम अब इसके बाद जो भी करेक्टर है इस पूरे स्ट्रिंग में सारे का सारा करेक्टर आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद सेकंड थर्ड लास्ट में क्या मैंने %, ये फ्लोट टाइप का डेटा टाइप इसका फ्लोट था तो मैंने %f यूज़ कर लिया। ठीक, अब इस प्रोग्राम को रन कंपाइल करते हैं। 0 वार्निंग एंड 1 एरर। 1 एरर क्या आ गई, मैंने गलत सिंटैक्स यूज़ किया था। ठीक है, F9 0 एरर एंड 0 वार्निंग। इसके बाद यहाँ पर रन किया, आपके सामने वैल्यू क्या आ गई, रोल नंबर 1001, नेम इज़ द अमित सिंह एंड परसेंटेज इज 76.160004। मैंने तो दिया नहीं था, फिर ये नंबर कैसे आ गया 6 डिजिट तक। ठीक है, मैंने तो सिर्फ 16 दिया था यहाँ पर। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप %f के साथ इसका फॉर्मेट करके डेसिमल पॉइंट का नहीं बताते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 6 वैल्यू तक ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मुझे 6 नहीं चाहिए, मुझे मैंने जितना बताया 2 डिजिट तक डेसिमल के बाद 2 पॉइंट चाहिए, तो मैंने बता दिया कि 0.2 इसके बाद फॉर्मेट करेक्टर %f मीन्स अब ये जब वैल्यू डिस्प्ले करेगा तो ये चेक करेगा कि नहीं, जो भी वैल्यू डिस्प्ले करनी है फ्लोट की वो वैल्यू सिर्फ 2 डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक ही डिस्प्ले करनी है। फिर से रन किया, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 76.16। तो ये हमारा मैकेनिज्म था कि कैसे हम किसी भी स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स के थ्रू वैल्यू को एक्सेस करें। अगर यही चीज़ हम स्ट्रक्चर के पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करें तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बस आपको ये चेंज करना होगा कि मैंने यहाँ पर किया स्ट्रक्चर, मैंने पॉइंटर डिक्लेयर किया। पॉइंटर डिक्लेयर करने के बाद अब जिस जिस लोकेशन पे हमारे पास डॉट है, ठीक है, उस पर्टिकुलर लोकेशन को क्या करना मुझे, ठीक है, यहाँ पर सर्च में जाएंगे, इसके बाद रिप्लेस डॉट रिप्लेस विथ एरो साइन। ठीक है, इसके बाद मैंने किया चेंज ऑल। ठीक है, चेंज ऑल, मैंने सारे रेफरेंस को यहाँ चेंज कर लिया, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया था।
ये हमारा चेंज हो गया। मीन्स जिस जिस लोकेशन पे इसको डॉट मिला सिंबल, उस लोकेशन को क्या कर दिया इसने, एरो बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम इसी प्रोग्राम को फिर से रन करेंगे तो हमारे पास सेम आउटपुट आएगा बाय यूजिंग द पॉइंटर। अब मैंने अभी इससे पहले मैंने डॉट सिंबल यूज़ किया था, अब मैं एरो सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। कंट्रोल F9 एंड F9। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या हुई। प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने यहाँ पर डॉट लगाया था, इस डॉट को भी इसने क्या कर दिया, एरो बना दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंबल आया कि 76.16 और इसके बाद ये वैल्यू आया 1002 नेम अमित सिंह एंड परसेंटेज। मीन्स जो भी वैल्यू मैंने एक्सेस किया था किसी भी दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, या तो हम नेम एक्सेस कर सकते हैं, वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं, एज वेल एज हम पॉइंटर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।